हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन लिटरेचर इज अ मिरर ऑफ लाइफ में। सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी कि इतने लंबे इंतजार के बाद मैं एक वीडियो को अपलोड कर रही हूँ। आगे से मैं कोशिश करूंगी कि मैं वीडियो को जल्दी अपलोड किया करूँ। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैकबेथ की समरी को, जिसे लिखा था विलियम शेक्सपियर ने। सो लेट्स स्टार्ट। मैकबेथ को सबसे पहले परफॉर्म किया गया था 1606 में और इसे पब्लिश किया गया था फर्स्ट फोलियो में 1623 में। इस स्टोरी की शुरुआत होती है थ्री विचेस के ब्रीफ अपीयरेंस के साथ, जिसमें ये तीनों ही विचेस थंडर और लाइटनिंग के बीच ये तय करती हैं कि ये अपनी अगली मीटिंग मैकबेथ के साथ करेंगी। इसके बाद ये सीन मिलिट्री कैंप की तरफ रुक कर जाता है, जहां पर एक घायल हुआ सैनिक स्कॉटलैंड के राजा डंकन को जाके ये रिपोर्ट करता है कि उसके दोनों जनरल बैंक्यू और मैकबेथ ने नॉर्वे और आयरलैंड के साथ हो रही लड़ाई को जीत लिया है, जिसे मैकडॉवेल थेन ऑफ काउडोर लीड कर रहा था। मैकबेथ को राजा डंकन उसकी बहादुरी और उसके फाइटिंग स्पिरिट के लिए बधाई देता है। इसके अगले सीन में मैकबेथ और बैंक्यू अपनी जीत को और उस टाइम के वेदर को डिस्कस करते हुए जा रहे होते हैं। तभी वो दोनों एक दलदल के पास पहुंचते हैं। वो दोनों देखते हैं कि तीन विचेस ने वहां प्रवेश किया है और भविष्यवाणियों के साथ उनका स्वागत कर रही है। हालांकि बैंक्यो उन तीनों को सबसे पहले चैलेंज करता है, पर वो तीनों मैकबेथ को एड्रेस करती हैं। एक विच उन मैकबेथ को बोलती है थेन ऑफ ग्लैमिस, दूसरी उसे थेन ऑफ कॉडोर और तीसरी स्कॉटलैंड का अगला राजा बताती है। ये सुनकर मैकबेथ बिल्कुल भी स्तब्ध रह जाता है। इसके बाद बैंक्यो अपना भविष्य जानने की इच्छा जाहिर करता है, तो वो तीनों बैंक्यो से कहती हैं कि वो खुद तो राजा नहीं बनेगा, पर उसकी संतानें राजा जरूर बनेंगी। वो दोनों ही इन भविष्यवाणियों को सुनकर एकदम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इसके बाद वो तीनों विचेस वहां से गायब हो जाती हैं। मैकबेथ और बैंक्यो को उन तीनों की भविष्यवाणियों पर तब तक संदेह होता रहता है जब तक कि किंग डंकन के सैनिक उसको आकर ये नहीं बताते कि उसे थेन ऑफ कॉर्डोर का टाइटल दे दिया गया है। उन विचेस की पहली भविष्यवाणी के सच हो जाने के बाद अब मैकबेथ स्कॉटलैंड का अगला राजा बनने के सपने देखना शुरू कर देता है। इसके बाद मैकबेथ और बैंक्यो दोनों किंग डंकन के पास जाते हैं। किंग डंकन उन दोनों का स्वागत करता है और दोनों को प्रेज करता है। इसके बाद उस रात मैकबेथ के महल इनवर्नस में किंग डंकन के साथ भोजन करने की योजना बनाई जाती है। मैकबेथ अपनी वाइफ लेडी मैकबेथ को मैसेज के थ्रू उन विचेस की भविष्यवाणियों के बारे में बता देता है। लेडी मैकबेथ को ये पता लगने के बाद कि उसका हस्बैंड स्कॉटलैंड का राजा बन सकता है, वो उस किंगशिप को हासिल करने के लिए किंग डंकन का मर्डर करने की योजना बनाती है। और जब मैकबेथ अपने घर इनवर्नस वापस आता है, तो लेडी मैकबेथ मैकबेथ के सभी ऑब्जेक्शंस को खारिज करके उसे किंग डंकन का मर्डर करने के लिए राजी करवा लेती है। सबसे पहले लेडी मैकबेथ किंग डंकन का मर्डर करने के लिए उसके कमरे में जाती है, पर जैसे ही वो किंग डंकन को देखती है, उसे उसके चेहरे पे उसके पिता का चेहरा नजर आता है, जिसकी वजह से वो किंग डंकन का मर्डर नहीं कर पाती और वहां से वापस आ जाती है। इसके बाद लेडी मैकबेथ और मैकबेथ दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि क्यों ना राजा डंकन के पहरेदारों को इतना ड्रंक कर दिया जाए कि वो दोनों ब्लैकआउट हो जाएं, और जब अगली सुबह जब उन्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा,
तो किंग डंकन के मर्डर का सारा इल्जाम उनके पहरेदारों पर ही आ जाएगा। जब डंकन सो रहा होता है, तब मैकबेथ उसके कमरे में जाकर उसको चाकू मार देता है। जिसके बाद मैकबेथ को हेलुसिनेशंस होने लगते हैं कि एक खून से लथपथ चाकू उसकी तरफ आ रहा है। जिसके बाद मैकबेथ बहुत डर जाता है और वो लेडी मैकबेथ को सारा चार्ज सौंप देता है। और प्लान के अनुसार लेडी मैकबेथ डंकन के स्लीपिंग सर्वेंट्स के पास वो खून से लथपथ चाकू रख देती है ताकि मर्डर का इल्जाम उन दोनों पर आ जाए। अगली सुबह लिनॉक्स, अ स्कॉटिश नोबलमैन, और मैकडफ, द लॉयल थेन ऑफ फाइव, मैकबेथ के साथ राजा डंकन के चैम्बर में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर मैकडफ देखता है कि राजा डंकन की डेड बॉडी पड़ी हुई है। मैकबेथ इस डर से कि कहीं राजा डंकन की मर्डर का शक उस पे ना आ जाए, वो वहां के बैठे दोनों गार्ड्स का मर्डर कर देता है और अपनी सफाई में ये कहता है कि उसने गुस्से में आकर इन दोनों का मर्डर किया। इसके बाद डंकन के दोनों बेटे मैल्कम और डोनाल्ड इंग्लैंड और आयरलैंड भाग जाते हैं, इस डर से कि जिसने भी राजा डंकन का मर्डर किया है, कहीं वो इन दोनों का भी मर्डर ना कर दे। अब क्योंकि राजा डंकन के बाद सही उत्तराधिकारी इनके दोनों बेटे मैल्कम और डोनाल्ड बेन थे, तो इन दोनों के भाग जाने के बाद राजा डंकन की मौत का शक इन दोनों पर ही जाता है। जिसके बाद मैकबेथ को राजा डंकन के रिश्तेदार के रूप में स्कॉटलैंड का नया राजा घोषित कर दिया जाता है। स्कॉटलैंड का राजा बनने के बाद मैकबेथ को उन तीनों विचेस की भविष्यवाणियां याद आती हैं। उसको याद आता है कि उनकी अगली भविष्यवाणी थी कि बैंकियों की संतानें राजा बनेंगी। अब इस डर से कि इसके बाद अगले उत्तराधिकारी बैंकियों की संतानें होंगी, वो उन दोनों का ही मर्डर करने का प्लान बनाता है। अब मैकबेथ सत्ता के लालच में आकर कुछ लोगों को हायर करता है बैंकियों और उसके बेटे फ्लेयंस का मर्डर करने के लिए। तो जब बैंक्यो और फ्लेयंस रॉयल फीस्ट की तरफ जा रहे होते हैं, तो वो मर्डरर बैंक्यो का मर्डर कर देते हैं, पर फ्लेयंस उनसे बचकर वहां से भाग जाता है। अब फ्लेयंस के बचकर भाग जाने की वजह से मैकबेथ बहुत ही घबरा जाता है, ये सोचकर कि उसकी पावर अभी भी खतरे में है। अब उस रात मैकबेथ ने रॉयल फीस्ट में लेडी मैकबेथ और लॉर्ड्स के साथ मिलकर डिनर का आयोजन किया था। तो डिनर के समय जब मैकबेथ अपनी चेयर पर बैठने जाता है, तो उसे उस चेयर पर बैंक्यो का घोस्ट बैठा हुआ नजर आता है, जिसे देखकर मैकबेथ बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि वो जो घोस्ट था वो सिर्फ मैकबेथ को दिखाई दे रहा था। अब मैकबेथ को उस खाली चेयर पर घूरता हुआ देखकर वहां बैठे लोग भी घबरा जाते हैं। तो इसी बीच लेडी मैकबेथ उनसे ये कहती है कि फैमिली में इतना ज्यादा हार्म होने के बाद मैकबेथ थोड़ा परेशान रहता है। तभी घोस्ट वहां से चला जाता है, पर वो बैंकियों का घोस्ट फिर लौट कर आता है, जिसके बाद मैकबेथ और भी ज्यादा घबरा जाता है। इस बार लेडी मैकबेथ वहां बैठे लोगों को जाने की अनुमति देती है और वो सभी वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद मैकबेथ बहुत ही घबरा जाता है। अब वो विचार बनाता है उन तीनों विचेस से दोबारा मिलने का। जब वो उन तीनों विचेस से दोबारा मिलने जाता है, तब वो तीनों ही विचेस भयानक जादू के जरिए उसके लिए भविष्यवाणियां करती हैं। पहली भविष्यवाणी में एक कवच वाला सिर उसको ये बताता है कि उसे मैकडव से सावधान रहना होगा। दूसरी भविष्यवाणी में एक खूनी बच्चा उसे ये बताता है कि कोई भी औरत का जना उसे मार नहीं सकता। तीसरी भविष्यवाणी में एक पेड़ को पकड़े हुए मुकुट वाला बच्चा उसको ये बताता है
कि मैकबेथ तब तक सुरक्षित है जब तक ग्रेट बरनाम के जंगल खुद चलकर डंसियान हिल तक नहीं आ जाते। अब ये सुनने के बाद मैकबेथ खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है, क्योंकि वो ये अच्छे से जानता है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो औरत का जन्म लिया ना हो, और जंगल कभी खुद चल नहीं सकते। जब बैंक्यो उन विचेस से ये पूछता है क्या भविष्य में बैंक्यो की संतानें स्कॉटलैंड का राजा बनेंगी, तो वो विचेस उसके सामने 8 क्राउन वाले राजाओं का जुलूस निकालती हैं, जो सभी बैंक्यो के जैसे ही नजर आते हैं। उसके बाद एक दर्पण होता है, जिस दर्पण में और भी दूसरे राजाओं का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। मैकबेथ रियलाइज करता है कि वो सभी बैंकियों के वंशज हैं, जो जिन्होंने कई दूसरे देशों में राज किया है। इसके बाद वो विचेस एक मैड डांस परफॉर्म करती हैं और वहां से चली जाती हैं। इसके बाद लिनॉक्स वहां इंटर करता है और वो मैकबेथ को बताता है कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया है। मैकबेथ ऑर्डर देता है कि मैकडफ के कासल को सीज कर दिया जाए और क्रुएल्टी के साथ मैकडफ, मैकडफ की वाइफ और उसके बच्चों का मर्डर कर दिया जाए। अब मैकडफ तो कासल में नहीं था, वो वहां से भाग गया था। मैकडफ के कासल में जितने भी लोग थे उन सभी का मर्डर कर दिया जाता है, जिसमें लेडी मैकडफ और उसका बेटा भी होता है। इसके बाद लेडी मैकबेथ और उसके हस्बैंड ने जो क्राइम किया था उसके बारे में सोच सोचकर लेडी मैकबेथ बहुत ही गिल्ट फील करने लगती है। उसी रात डंसियान में राजा के पैलेस में एक डॉक्टर और जेंटल वुमन लेडी मैकबेथ की रात में नींद में चलने की आदत को डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों देखते हैं कि लेडी मैकबेथ ने हाथ में कैंडल लेकर एक समाधि में इंटर किया है। तभी लेडी मैकबेथ खुद को डंकन, लेडी मैकडफ और बैंक्यो के मर्डर का जिम्मेदार ठहराने लगती है और जोर जोर से रोना पीटना शुरू कर देती है। और वो तभी अपने हाथों में इमेजिनरी खून के धब्बों को देखकर उन्हें साफ करना शुरू कर देती है, और वो वह सभी चीजें बड़बड़ाने लगती है जब उसने अपने हस्बैंड पे दबाव डाला था डंकन का मर्डर करने के लिए। इसके बाद वो वहां से चली जाती है और वहां खड़े डॉक्टर और वो जेंटल वुमन उसके इस पागलपन को देखकर हैरान रह जाते हैं। अब इंग्लैंड में मैकडफ को रॉस के द्वारा ये सूचना मिलती है कि मैकबेथ ने उसके कासल पर कब्जा कर लिया है और उसकी वाइफ और उसके बच्चे का भी मर्डर कर दिया गया है। ये खबर सुनते ही मैकडफ दुख से भर जाता है और बदला लेने की कसम खाता है। दूसरी तरफ डंकन का बेटा प्रिंस मैलकॉम इंग्लैंड में एक आर्मी खड़ी करता है, जिसे मैकडफ भी ज्वाइन कर लेता है। अब वो दोनों मैकबेथ की फोर्स से लड़ने के लिए अपनी आर्मी को लेकर स्कॉटलैंड की तरफ बढ़ जाते हैं। अब स्कॉटलैंड में मैकडफ और मैलकॉम को स्कॉटलैंड के लोगों का पूरा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो भी मैकबेथ के इस अत्याचार से त्रस्त हो चुके हैं। मैलकॉम अपनी आर्मी को मैकडफ और इंग्लिशमैन सिवार्ड द अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड के साथ लेकर आगे बढ़ता है डंसियान कासल की तरफ। अब मैलकॉम की आर्मी जैसे ही बरनाम के जंगलों में पहुंचती है, तो उन सैनिकों को ये आदेश दिया जाता है कि वो उन पेड़ों के शाखाओं को काट करके अपने पास रख ले, ताकि उनकी संख्या को छुपाया जा सके। अब दूसरी तरफ मैकबेथ के विरोधियों के आने से पहले मैकबेथ को ये खबर मिल जाती है कि लेडी मैकबेथ ने खुद को मार लिया है, जिसे सुनने के बाद मैकबेथ अपने आने वाले कल
और कल के अकेलेपन में दुखी होकर एक गहरे दुख में चला जाता है। इसके बाद अब जबकि उसके लिए अब जिंदगी के मायने बदल गए हैं, वो अपने विरोधियों का इंतजार करता है और डंसिनैन को मजबूत करता है। मैकबेथ उन विचिस की भविष्यवाणियों पर विश्वास करता है कि उसकी जीत तो निश्चित है, पर फिर भी वो घबरा जाता है ये जानने के बाद जब उसे ये पता चलता है कि मैल्कॉम अपनी आर्मी को लेकर डंसिनैन तक पहुंच गया है और उस आर्मी के सभी लोगों ने बरनाम जंगल की लकड़ियों के शाखाओं को अपना शील्ड बनाकर डंसिनान तक पहुंचे हैं, जिसके कारण वो ऐसा लगता है कि बरनाम के जंगल खुद चलकर डंसिनान तक आए हैं, जिसके वजह से उन विचेस की एक भविष्यवाणी सच साबित हो जाती है। अब इसके बाद मैकडफ और मैकबेथ के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो जाता है और उस युद्ध में यंग सिवार्ड मारा जाता है। अब मैकबेथ की सेना ने मैकबेथ की आर्मी और उसके कासल पर कब्जा कर लिया, पर इसके बावजूद मैकबेथ मैकडफ से कहता है कि उसके पास कोई भी ऐसा कारण नहीं कि वो उससे डरे, क्योंकि उसे कोई भी औरत से जन्मा हुआ मार नहीं सकता। जिसके बाद मैकडफ मैकबेथ को ये बताता है कि उसका जन्म उसकी माँ के वूम्ब से नहीं बल्कि उसका पेट फाड़कर हुआ था, जिसकी वजह से वो एक औरत का जन्मा नहीं है और उस दूसरी भविष्यवाणी को सच करने के लिए। और मैकबेथ को ये रियलाइज करने में अब काफी देर हो चुकी थी कि उसने विचेस की भविष्यवाणियों का गलत अर्थ निकाल लिया। हालांकि मैकबेथ को अब ये पता चल चुका है कि अब वो फंस चुका है और मैकडफ जब उससे आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है तो मैकबेथ उस सरेंडर को ठुकरा करके लड़ाई को जारी रखता है, जिसके बाद मैकडफ मैकबेथ का सर धड़ से अलग कर देता है और जिसके साथ ही तीसरी भविष्यवाणी भी सच साबित होती है। अब मैकबेथ की डेथ के बाद डंकन के बेटे मैल्कॉम को स्कॉटलैंड का नया राजा बना दिया जाता है। सो फ्रेंड्स, आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।